स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ इंडिया। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, हिस्ट्री यानी कि इतिहास एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना है, जिसका मीनिंग है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या पास्ट नॉलेज। हम सभी जानते हैं कि अतीत का अध्ययन पिछली घटनाओं के साथ साथ इन घटनाओं से जुड़े खोज, संग्रह और व्याख्या से संबंधित होता है, और इसी कारण हिस्ट्री के रिकंस्ट्रक्शन में हिस्टोरिकल सोर्सेज की एक अहम भूमिका होती है। इन सोर्सेज को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, नॉन लिटरेरी सोर्सेज और दूसरा, लिटरेरी सोर्सेज। नॉन लिटरेरी सोर्सेज में कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स शामिल होते हैं। हिस्टोरियंस के अनुसार पास्ट की स्टडी को प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में विभाजित किया गया है। प्री हिस्ट्री इतिहास के उस हिस्से से जुड़ा है जब राइटिंग यानी कि लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था। इस दौर का उपलब्ध ज्ञान कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर आधारित है, जैसे कि उस समय की पॉटरी, आर्टिफैक्ट्स, स्टोन टूल्स और मेटल इंप्लीमेंट्स जो कई प्री हिस्टोरिक साइट से प्राप्त हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के साथ साथ रिटन एविडेंस का युग हिस्ट्री का निर्माण करता है। इसके अलावा प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच के दौर को प्रोटो हिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। ये उस टाइम पीरियड को इंडिकेट करता है जिसके रिटन रिकॉर्ड्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट डिसाइफर न होने के कारण हिस्टोरियंस उस इंफॉर्मेशन को डिकोड नहीं कर पाए हैं। आज हम इंडिया के प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें लगभग 200,000 BC से लेकर 3,500 to 2,500 BC तक का टाइम पीरियड आता है। माना जाता है कि इस प्रारंभिक काल में भारतीय मानव नेग्रिटो रेस के थे और हंटिंग गैदरिंग जैसी एक्टिविटीज के जरिए अपना जीवन यापन करते थे। प्री हिस्टोरिक एज में डिफरेंट फेजेस में धीरे धीरे मानव सेटल्ड लाइफ की तरफ आगे बढ़ता है। तो आइए विस्तार से समझते हैं ह्यूमन हिस्ट्री की इस फाउंडेशन एज को, प्री हिस्टोरिक पीरियड। इंडिया में प्री हिस्टोरिक एज की शुरुआत स्टोन एज से होती है। मानव के इस प्रारंभिक काल के बारे में कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, जिनमें पत्थर के औजार यानी कि स्टोन टूल्स सबसे ज्यादा मात्रा में पाए गए हैं। यह संभावना है कि लोगों ने पत्थर, लकड़ी और हड्डी के टूल्स और वेपन्स बनाए और उनका इस्तेमाल किया, जिनमें से स्टोन टूल्स सबसे अच्छे रूप में आज तक संरक्षित हैं। इसीलिए इस काल को लिथिक एज या स्टोन एज कहा जाता है। जियोलॉजिकल एज स्टोन टूल्स के टाइप्स और प्री हिस्टोरिक लोगों के लाइफस्टाइल के आधार पर स्टोन एज को मुख्य रूप से 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहला, पेलियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज। दूसरा, मेसोलिथिक एज यानी मिडिल स्टोन एज। और तीसरा, नियोलिथिक एज यानी न्यू स्टोन एज। आइए इस दौर को विस्तार से समझते हैं। पेलियोलिथिक एज, जो कि 30,000 BC से 10,000 BC के बीच मानी जाती है। पेलियोलिथिक शब्द 2 ग्रीक वर्ड से बना है। पेलियो, जिसका अर्थ है पुराना, और लिथोस, जिसका अर्थ है स्टोन, और इस तरह यह नाम स्टोन टूल्स के महत्व को दर्शाता है। पेलियोलिथिक पीरियड की यह लंबी अवधि मानव इतिहास के 99% हिस्से को कवर करती है। भारत में पेलियोलिथिक पीरियड के सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की डिस्कवरी का श्रेय ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। उन्होंने 1863 में तमिलनाडु राज्य के पल्लवपुरम डिस्ट्रिक्ट में पल्लवरम हैंडैक्स की खोज की थी। इसी कारण उन्हें फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। दोस्तों, प्राचीन लोगों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्टोन टूल्स और क्लाइमेट के डिफरेंसेस के आधार पर इस युग को 3 फेजेस में बांटा गया है। इसमें पहला फेज है लोअर पेलियोलिथिक एज, जो 30,000 BC से 100,000 BC तक के पीरियड को कवर करता है। यह दौर आइस एज का था और इस दौर का मानव मुख्य रूप से हंटर और गैदरर था। खोजकर्ताओं के अनुसार उस समय ह्यूमंस बिना पॉलिश किए हुए रफ और हैवी स्टोन टूल्स जैसे कि हैंड एक्सेस, चॉपर्स और क्लीवर्स का इस्तेमाल किया करते थे। औजार बनाने के लिए लाइमस्टोन्स का भी प्रयोग किया जाता था। महाराष्ट्र राज्य का एक छोटा सा शहर बोरी ओल्डेस्ट लोअर पेलियोलिथिक साइट्स में से एक है। इसके अलावा कश्मीर वैली, राजस्थान के दिदवाना डेजर्ट एरिया और थार डेजर्ट में भी अनेक स्थल मिले हैं,
चूंकि इस युग में स्टोन के टूल्स महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोगों ने ऐसी जगहों को खोजने की कोशिश की जहां अच्छे क्वालिटी के स्टोन आसानी से उपलब्ध हों। ऐसी साइट्स पर प्राचीन लोग स्टोन टूल्स बनाते थे और उन्हीं स्थानों को फैक्ट्री साइट्स के रूप में जाना जाता था। इनमें केव्स और शेल्टर्स भी शामिल हैं, जहां लोग लंबे समय तक आश्रय भी लिया करते थे। इन्हें हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कहा जाने लगा। लोगों ने इन नेचुरल केव्स को इसलिए चुना क्योंकि ये बारिश, गर्मी और तेज हवा से उन्हें बचाने की जगह प्रदान करती थी। विंध्यास और डेक्कन प्लेटो में नेचुरल केव्स और शेल्टर्स पाए जाते हैं। ये रॉक शेल्टर्स नर्मदा घाटी के पास हैं। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका केव्स और रॉक शेल्टर्स इन्हीं साइट्स का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस दौर के विभिन्न प्रकार के स्टोन टूल्स उत्तर प्रदेश की बिलान घाटी में भी पाए गए हैं, जो विंध्यास फुटहिल्स में स्थित है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के नागार्जुना कोंडा में भी लोअर पेलियोलिथिक एज के साक्ष्य मिलते हैं। इस दौर की अन्य मुख्य साइट्स में गुजरात का सौराष्ट्र रीजन, डेक्कन प्लेटो और छोटा नागपुर प्लेटो शामिल हैं। अब बात करते हैं दूसरे फेज यानी मिडिल पेलियोलिथिक एज की, जो 100,000 बीसी से 40,000 बीसी के बीच का काल था। दोस्तों, मिडिल पेलियोलिथिक एज में ह्यूमंस ने शार्प और पॉइंटेड टूल्स जैसे फ्लेक्स, ब्लेड्स और पॉइंटर्स बनाना शुरू किया था। वे छोटे एनिमल्स को मारने के लिए और मीट कटिंग के लिए इन उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। लोअर पेलियोलिथिक एज की तुलना में इस दौर के टूल्स छोटे, हल्के और पतले थे। इस युग के अवशेष नर्मदा नदी के किनारे कई स्थानों पर और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में भी कई स्थानों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान की लूनी वैली, यूपी की बेलन वैली और एमपी की भीमबेटका केव्स भी इस दौर के मुख्य स्थलों में शामिल हैं। तीसरा फेज है अपर पेलियोलिथिक एज, जो 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक का पीरियड था। दोस्तों, अपर पेलियोलिथिक एज आइस एज के लास्ट फेज के साथ कोइंसाइड करता था, जब क्लाइमेट तुलनात्मक रूप से वार्मर और ह्यूमिडिटी कम हो चुकी थी। इस दौर को आधुनिक लोगों की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। इस एज के साथ ही मॉडर्न ह्यूमन बीइंग स्पीशीज यानी कि होमो सेपियंस का उद्भव हुआ था। इस समय के स्टोन टूल्स में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देखने को मिलते हैं। नीडल्स, ब्यूरिन्स, फिशिंग टूल्स, पैरेलल साइडेड ब्लेड्स और बोरिंग टूल्स जैसे उपकरणों का आविष्कार इस दौर में हुआ। इंडिया में ब्लेड्स और ब्यूरिन्स के उपयोग के साक्ष्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी, सदर्न यूपी, झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में पाए गए हैं। गुजरात सैंड ड्यून्स के अपर लेवल्स में भी ब्लेड्स, स्क्रैपर्स और फ्लेक्स जैसे टूल्स पाए गए हैं। इसके साथ ही बोन टूल्स जैसी विशेषता केवल आंध्र प्रदेश के कुर्नूल और मुच्छतला चिंतामणि गावी केव साइट्स पर पाए गए हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने पेलियोलिथिक एज को समझा। लगभग 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक की अवधि में क्लाइमेट चेंज के साक्ष्य पाए जाते हैं। इस समय के साथ ही मेसोलिथिक एज की शुरुआत हुई थी। तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के कारण आइस मेल्टिंग और फ्लोरा फौना में कई बदलाव हुए, और इसी के साथ ह्यूमंस की जीवन शैली और उपयोग में किए जाने वाले टूल्स में भी एडवांसमेंट्स देखने को मिले। आइए एक नजर डालते हैं मेसोलिथिक एज की विशेषताओं पर। मेसोलिथिक एज 10,000 बीसी टू 6,000 बीसी। मेसोलिथिक शब्द दो ग्रीक वर्ड्स मेसो और लिथोस से लिया गया है। लिथोस का अर्थ स्टोन होता है, ये तो हमने पहले ही समझ लिया है। मेसो का अर्थ होता है मिडल, इसीलिए प्री हिस्ट्री के इस मेसोलिथिक स्टेज को मिडिल स्टोन एज के रूप में भी जाना जाता है। मेसोलिथिक कल्चर पेलियोलिथिक की तुलना में अधिक मॉडर्न और डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। गंगा प्लेन्स में फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनाइजेशन इसी अवधि के दौरान हुआ था। इस युग के टूल्स में माइक्रोलिथ्स सबसे प्रमुख उपकरण थे। माइक्रोलिथ्स एक प्रकार के मिनिएचर स्टोन टूल्स थे, जो आमतौर पर क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका या चर्ट जैसे फाइनली ग्रेन्ड रॉक से बने होते थे। इन माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल ह्यूमंस छोटे जानवरों और पक्षियों का शिकार करने के लिए किया करते थे। इसके अलावा इनका कॉम्पोजिट टूल्स बनाने के लिए उपयोग होता था। इन कॉम्पोजिट टूल्स का प्लांट गैदरिंग, हार्वेस्टिंग, ग्रेटिंग इत्यादि जैसे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के रॉक शेल्टर्स में माइक्रोलिथ्स और अन्य मेसोलिथिक टूल्स की सबसे पहली खोज की गई थी। इसके अलावा राजस्थान का बागौर क्षेत्र सबसे बड़ी डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक साइट्स में से एक है।
बागौर कोठारी नदी पर स्थित है, जहां खुदाई में माइक्रोलिथ्स के साथ एनिमल बोन्स और शेल्स भी प्राप्त हुए। इसके साथ ही ये माइक्रोलिथ्स ताप्ती, साबरमती, नर्मदा और माही नदी की कुछ घाटियों में भी पाए गए हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि मेसोलिथिक युग का आरंभ क्लाइमेट चेंज के साथ हुआ था। तापमान की वृद्धि के कारण कई क्षेत्रों में ग्रासलैंड्स का विकास होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप डियर, एंटीलोप, गोट, शीप और कैटल यानी कि घास पर जीवित रहने वाले जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई। जहां अभी तक ह्यूमंस हंटर गैदरर के रूप में जीवन बिता रहे थे, अब वो एनिमल डोमेस्टिकेशन, उनके फूड हैबिट्स और ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में सीखने लगे। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में एनिमल डोमेस्टिकेशन का सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में पहला वाइल्ड डॉग था। इसके अलावा शीप और गोट सबसे आम पालतू जानवर हुआ करते थे। मेसोलिथिक ह्यूमंस ने जानवरों की खाल के बने कपड़े भी पहनना शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ मेसोलिथिक एज वो दौर था जब सबकॉन्टिनेंट के विभिन्न भागों में व्हीट, बार्ली और राइस सहित कई और अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। इसके अलावा मेसोलिथिक लोग आर्ट लवर्स भी थे और उन्होंने रॉक पेंटिंग्स की शुरुआत की। इन पेंटिंग्स की थीम ज्यादातर वाइल्ड एनिमल्स, हंटिंग, डांसिंग जैसी एक्टिविटीज को डिपिक्ट करती है। पूरे इंडिया में लगभग 150 मेसोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स हैं, जिनमें एमपी की भीमबेटका केव्स, कारवाड़, जाओरा, ओडिशा का संभलपुर और सुंदरगढ़ और केरला का एरुथु गुहा जैसे समृद्ध साइट्स शामिल हैं। ये रॉक पेंटिंग्स धार्मिक प्रथाओं के विकास को भी दर्शाते हैं। पेलियोलिथिक युग के विपरीत इस युग के लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे और इसीलिए उन्होंने ह्यूमन और एनिमल डेड बॉडीज को फूड आइटम्स और दूसरे वस्तुओं के साथ दफनाने का रिचुअल शुरू किया था। गुजरात में स्थित लंगनाज और वेस्ट बंगाल में स्थित बुरहानपुर भी महत्वपूर्ण मेसोलिथिक साइट्स में शामिल हैं। इन साइट्स से वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि राइनोसोरस और ब्लैक बक की बोन्स और ह्यूमन स्केलेटन्स के साथ बड़ी संख्या में माइक्रोलिथ्स बरामद किए गए हैं। दोस्तों, मेसोलिथिक काल के बाद 6000 बीसी से 1000 बीसी तक का दौर स्टोन एज के लास्ट फेज नियोलिथिक एज के रूप में जाना जाता है। आइए नियोलिथिक पीरियड की विशेषताओं पर नजर डालते हैं। नियोलिथिक एज 6000 बीसी टू 1000 बीसी। नियोलिथिक शब्द ग्रीक शब्द नियो से लिया गया है, जिसका अर्थ है नया। इस प्रकार नियोलिथिक युग न्यू स्टोन एज को रेफर करता है। प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट गॉर्डन चाइल्ड ने अपनी किताब मैन मेक्स हिमसेल्फ में लिखा है कि नियोलिथिक युग ने मनुष्य के जीवन में एक क्रांति ला दी। उनके द्वारा इस क्रांति को नियोलिथिक रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। जिस प्रकार हमने देखा कि पेलियोलिथिक एज में ह्यूमंस पूरी तरह से नेचर पर डिपेंडेंट और हंटर गैदरर थे, और मेसोलिथिक एज में ह्यूमंस द्वारा एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। परिवर्तन और आधुनिकता की इस श्रृंखला में नियोलिथिक एज में मानव फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गए। नियोलिथिक पीरियड अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी के इलाहाबाद के पास स्थित कोल्डिवा और महागारा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राइस कल्टीवेशन का सबसे पुराना प्रमाण प्रदान करते हैं। ओल्ड स्टोन एज के विपरीत इस काल में लोग पॉलिश्ड स्टोन टूल्स और एक्सेस का उपयोग करने लगे, जिन्हें अक्सर केल्ट्स कहा जाता है। ये टूल्स पहले के क्रूड फ्लेक्ड स्टोन की तुलना में अधिक रिफाइंड दिखाई देते हैं। इसके साथ ही वे बोन से बने टूल्स भी इस्तेमाल करते थे, जैसे नीडल्स, स्क्रेपर्स, बोरर्स, एरोहेड्स एटसेट्रा। नए पॉलिश्ड टूल्स के उपयोग से ह्यूमंस के लिए खेती, शिकार और अन्य कामों को बेहतर तरीके से करना आसान हो गया। बिहार के चिरांद साइट से बोन से बने वेपन्स प्राप्त हुए हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो नियोलिथिक एज के लोग फलों के साथ रागी, कॉटन, राइस, व्हीट, बार्ली और हॉर्स ग्राम ग्रो करते थे। इसके साथ ही डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में कैटल, शीप और गोट शामिल थे। कश्मीर के बुर्जा होम साइट की एक बेरियल साइट से ह्यूमन के साथ डॉग की डेड बॉडी भी मिली, जो कि डॉग डोमेस्टिकेशन का प्रमाण प्रदान करती है। एग्रो पैस्टोरल सोसाइटी के अन्य प्रमाण कर्नाटका के हल्लूर, मास्की और ब्रह्मगिरी साइट से प्राप्त हुए हैं। पौधों और जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत से बड़ी मात्रा में फूड ग्रेन्स और एनिमल फूड का प्रोडक्शन होने लगा था, और प्रोड्यूस किए गए इन फूड ग्रेन्स और कुक्ड फूड को स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तन यानी कि पॉटरी मेकिंग की शुरुआत हुई, और इस प्रकार मिट्टी के बर्तन पहली बार नियोलिथिक एज में दिखाई दिए। इसी काल की पॉटरी को ग्रे वेयर, ब्लैक बर्निश्ड वेयर
और मैट इम्प्रेस्ड वेयर के तहत क्लासिफाई किया गया था। इनिशियल स्टेज में हैंडमेड पॉटरी बनाए गए थे, लेकिन बाद में फुट व्हील्स का इन्वेंशन हुआ। ये लोग कॉटन और वूल के कपड़े बनाना भी सीख चुके थे। कॉटन का ओल्डेस्ट एविडेंस मेहरगढ़ साइट से प्राप्त हुआ, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नियोलिथिक युग के लोग मिट्टी के बने रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउसेज में रहते थे, और इस प्रकार फर्स्ट सेटल्ड सोसाइटी और अर्लीस्ट इंडियन विलेजेस की नींव नियोलिथिक एज में रखी गई थी। इसके साथ ही कश्मीर वैली में पिट ड्वेलिंग के साक्ष्य भी मिले हैं, जो ये बताते हैं कि यहां नियोलिथिक लोग पिट्स में रहते थे। हालांकि इस काल में भी लोग पहाड़ी क्षेत्र और रिवर वैली से अधिक दूर नहीं रहते थे, क्योंकि वे तब भी पूरी तरह स्टोन टूल्स और वेपन्स पर निर्भर थे। इसके साथ ही एग्रीकल्चर, पॉटरी और एनिमल डोमेस्टिकेशन के लिए नेचर से उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते थे। नियोलिथिक एज के अंत के साथ स्टोन एज का भी अंत हुआ, और इसी दौरान कई संस्कृतियों ने धातु यानी कि मेटल्स का उपयोग करना शुरू कर दिया। ज्यादातर ये मेटल्स कॉपर और लो ग्रेड ब्रॉन्ज थे। मेटल्स के उपयोग पर आधारित इस संस्कृति को चाल्कोलिथिक यानी कि कॉपर स्टोन फेज के रूप में जाना जाने लगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। चाल्कोलिथिक एज 2000 BC टू 500 BC। ये कल्चर मुख्य रूप से प्री हड़प्पन फेज में देखी गई थी, जहां एनिमल रियरिंग और रूरल सेटलमेंट होने लगे थे। लेकिन कई स्थानों पर यह पोस्ट हड़प्पन फेज तक भी फैली हुई थी। प्री हड़प्पन फेज नियोलिथिक एज और हड़प्पन एज के बीच ट्रांजिशन पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। चाल्कोलिथिक एज वो आधार है जिस पर हड़प्पा सिविलाइजेशन के ग्रेजुअल एवोल्यूशन को समझा जा सकता है। इस युग में कॉपर का उपयोग कर एक्स, फिशिंग हुक्स, चिजल्स, पिन्स, नाइव्स और रॉड्स जैसे टूल्स बनाए जाते थे। इस दौर के घर स्टोन्स और मड ब्रिक्स से बनाए गए थे, और अभी तक लोग बर्न्ट ब्रिक्स से परिचित नहीं थे। हालांकि राजस्थान में स्थित गिलुंड साइट एकमात्र स्थान है जहां से बेक्ड ब्रिक्स के कुछ अवशेष मिले हैं। चाल्कोलिथिक सोसाइटी की संस्कृति शहरी नहीं थी, और इन्हें एक विलेज सोसाइटी माना जाता है। इस युग के साथ सोशल इनइक्वालिटीज की भी शुरुआत हुई, जहां एक तरफ विलेज चीफ रेक्टेंगुलर शेप्ड घरों में रहते थे, वहीं आम जनता छोटे राउंड हट्स में रहती थी। घरों के अलावा इस युग के बैरियल्स भी विभिन्न प्रकार के होते थे, जिसमें सिंगल बैरियल से लेकर स्मॉल बॉक्स शेप्ड बैरियल्स और रॉक कट टूम्स भी शामिल थे। लोग डेड बॉडीज को पॉट्स और कॉपर ऑब्जेक्ट्स के साथ अपने घरों के फर्श पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दफनाया करते थे। वेस्ट महाराष्ट्र में पाए गए बैरियल्स में काफी बड़ी संख्या में छोटे बच्चों को दफनाने के एविडेंस मिले हैं, जो ये स्पष्ट करते हैं कि नियोलिथिक एज में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी अधिक थी। इस दौर में आर्ट और क्राफ्ट में वृद्धि हुई, जिसमें कॉपर स्मिथ्स और स्टोन वर्कर्स भी शामिल थे। उन्हें स्पिनिंग, वीविंग और क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग भी आती थी। हालांकि अब तक वो लिखने की कला नहीं जानते थे। चाल्कोलिथिक काल की मुख्य पहचान पॉलीक्रोम पेंटेड पॉटरी है। ब्लैक और रेड पॉटरी उस युग में काफी प्रचलित थी। ओकर कलर्ड पॉटरी भी बहुत लोकप्रिय थी। ओकर कलर्ड पॉटरी के साक्ष्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के क्षेत्रों में पाए गए हैं। इसके साथ ही लोग ऑर्नामेंट्स के भी शौकीन थे। इस युग की महिलाएं शेल और बोन्स के बने आभूषण पहनती थीं। वे सेमी प्रेशर स्टोन्स जैसे कि स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल से मोतियों की माला का भी निर्माण करते थे। चाल्कोलिथिक युग अनेक संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। इन संस्कृतियों का नामकरण उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन के आधार पर किया गया है, जैसे साउथ ईस्टर्न राजस्थान में स्थित आहार या बनास कल्चर, जो बनास घाटी के नाम से लिया गया है, जिसमें इस संस्कृति के अधिकांश साइट्स लोकेटेड हैं। ये भारत में सबसे पुरानी चाल्कोलिथिक कल्चर्स में से एक है। इस कल्चर के मेजर एक्सकेवेटेड साइट्स उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। यहां से स्टोन ब्लेड्स और राइस कल्टीवेशन के प्रमाण मिले हैं। इसके साथ ही रिच सिरेमिक ट्रेडिशन के भी साक्ष्य मिलते हैं। मेजर कल्चर में अगला नाम एमपी के उज्जैन में स्थित कायथा कल्चर का है। ये चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी काली सिंध के तट पर स्थित है। इसके अलावा सेंट्रल इंडिया का सबसे प्रमुख चाल्कोलिथिक कल्चर मालवा कल्चर है, जो नर्मदा नदी के तट पर पूरे मालवा रीजन में फैला हुआ है। यहां से व्हीट, बार्ली, ऑयल सीड, ज्वार, राइस, लेग्यूम्स जैसे फूड ग्रेन्स के साथ टेराकोटा से बनी बुल फिगरीन्स भी प्राप्त हुए। वेस्टर्न महाराष्ट्र का जोरवे कल्चर प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। अहमदनगर का दाइमाबाद क्षेत्र जोरवे कल्चर का एक प्रमुख स्थल है।
यहां ब्रॉन्ज के बने एलिफेंट्स, राइनोसरस, टू व्हील्ड चैरियट जैसे ऑब्जेक्ट्स प्राप्त हुए। अन्य प्रमुख साइट्स में बिहार का चिरांद, एमपी का नेवादा, गुजरात का रंगपुर और महाराष्ट्र का इमाम गांव और नासिक शामिल हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर भारत में चाल्कोलिथिक साइट्स रीजनल डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। अभी तक हमने स्टोन एज के अलग अलग फेजेस के बारे में जाना। इन सभी पीरियड्स में जो बात कॉमन थी वो है स्टोन और टूल्स, यानी कि स्टोन का इस्तेमाल टूल्स या फिर वेपन बनाने के लिए किया जाता था। लेकिन 1000 बीसी के आसपास भारत में एक और पीरियड इमर्ज हुआ जहां स्टोन्स का इस्तेमाल टूल्स के अलावा बेरियल्स और मेमोरियल्स यानी कि कब्र और स्मारक बनाने के लिए किया जाता था, और इस फेज को कहते हैं मेगालिथिक पीरियड। आइए देखते हैं इस फेज को थोड़े विस्तार से। मेगालिथिक पीरियड 1000 to 500 बीसी। मेगालिथ का शाब्दिक अर्थ बिग स्टोन्स होता है, और इस कल्चर में एक सिंगल लार्ज स्टोन का उपयोग कर बेरियल्स या मेमोरियल्स का निर्माण किया जाता था। इन मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक पॉलीलिथिक टाइप और दूसरा मोनोलिथिक टाइप। पॉलीलिथिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक से अधिक स्टोन्स का उपयोग किया जाता था, और मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही स्टोन से इस्तेमाल होता था। हालांकि ये स्ट्रक्चर्स भारत में कई जगहों पर पाए गए हैं, लेकिन मेगालिथिक कल्चर विशेष रूप से सदर्न इंडिया की विशेषता है। साउथ इंडिया में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के मेगालिथिक ग्रेव्स और मेमोरियल्स पाए गए हैं, जिनमें कर्नाटका के मास्की और गुलबर्गा क्षेत्र में मेनहीर मेगालिथिक बेरियल्स, आंध्र प्रदेश और केरला के हुड स्टोन मेमोरियल्स, केरला का अम्ब्रेला स्टोन ग्रेव शामिल हैं। इसके अलावा कर्नाटका के ब्रह्मगिरी और तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में डोलमेन शेप्ड टूम और कोचिन के रॉक कट केव मेमोरियल्स पाए गए हैं। नॉर्दर्न इंडिया में ऐसे मेगालिथ्स कश्मीर के वास्तल और ब्रा और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बांदा, इलाहाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट्स में पाए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में अधिकांश स्मारक विदर्भ रीजन में पाए गए हैं। खोजकर्ताओं को इन सभी बेरियल्स में कुछ कॉमन फीचर्स मिले। आमतौर पर डेड बॉडीज के साथ रेड और ब्लैक वेयर पॉट्स को दफनाया जाता था। इसके अलावा आयरन के बने टूल्स, वेपन्स और स्टोन और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी मिले। इसके साथ ही कुछ बेरियल्स के स्केलेटन्स के साथ हॉर्स और हॉर्स इक्विपमेंट मिले, तो कभी डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे कि बफलो, शीप और गोट। उदाहरण स्वरूप कर्नाटका के ब्रह्मगिरी साइट में स्केलेटन के साथ 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स और 4 कॉपर बैंगल्स मिले। वहीं दूसरी ओर अनेकों साइट से सिर्फ कुछ पॉट्स मिले। स्केलेटन्स के साथ मिली ये वस्तुएं संभवतः उन्हीं डेड पर्सन से जुड़ी रही होंगी। इन खोजों से पता चलता है कि दफनाने वाले लोगों के बीच सोशल स्टेटस का अंतर था। कुछ अमीर थे तो कुछ गरीब, कुछ मुखिया थे तो कुछ आम लोग। इस युग में हाई क्वालिटी रेड और ब्लैक पॉटरी का उपयोग इसकी खास विशेषता है। यह ध्यान देना काफी इंटरेस्टिंग है कि नॉर्थ और साउथ दोनों ही रीजन्स में मेगालिथिक बेरियल्स के साथ ब्लैक और रेड पॉटरीज मिले। इन पॉटरीज में कुछ रीजनल वेरिएशंस भी जरूर दिखे, लेकिन इन्हें बनाने की तकनीक, उसकी साज सज्जा में कोई बड़ा अंतर नहीं था। इसके अलावा इन मेगालिथिक बेरियल्स में आयरन ऑब्जेक्ट्स की खोज से यह पता चलता है कि यह कल्चरल पीरियड आयरन एज से जुड़ा हुआ होगा। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से इंडिया में आयरन का इस्तेमाल 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच विस्तृत रूप से होने लगा था। जहां एक ओर इस दौर में आयरन टूल्स और वेपन्स आम हो गए थे, वहीं इसके साथ साथ डेटेड लिटरेचर भी लिखा जाने लगा था। इस प्रकार मेगालिथिक पीरियड आयरन एज की उस अवधि को मार्क करता है जहां प्री हिस्ट्री की समाप्ति और हिस्ट्री की शुरुआत का एक ट्रांजिशन फेज देखने को मिलता है। कंक्लूजन। दोस्तों, भारत के प्री हिस्टोरिक एज में स्टोन एज, कॉपर एज और आयरन एज तीनों शामिल थे। प्री हिस्टोरिक इंडिया ने आइस एज के साथ साथ होमो सेपियंस के उद्भव को भी देखा। इस चर्चा को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक कल्चर ह्यूमन एवोल्यूशन और डेवलपमेंट के ग्रेजुअल और फंडामेंटल फेज को रेफर करती है। प्री हिस्टोरिक पीरियड के चाल्कोलिथिक फेज के दौरान ही प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन की नींव पड़ने लगी थी, जिसे हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।